ब्रिटिश सरकार की पृथक्करण की नीति, यानी कि हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार ने पृथक्करण की नीति को त्याग कर एकीकरण की नीति अपनाई। अब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राज्यों को अलग रखने की बजाय उनके साथ एक होकर चलने में ज़्यादा भलाई समझी और उसी पे इन्होंने काम करना शुरू किया। अब वास्तव में देखा जाए ना, तो अब देशी राज्य एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार के सामंत बन गए। जैसे सामंतीवादी व्यवस्था थी, सारी पावर उनके पास है, लेकिन मेन सुप्रीम पावर जो थी वो राजा के पास होती थी, वैसे ही अपने अंदरूनी पावर तो इन लोगों को काफी हद तक इनको दे दी गई, लेकिन वास्तव में इनके बारे में निर्णय लेने का जो मेन पावर अपने पास रखी। किसी भी राज्य के प्रति कभी भी एक्शन ले सकते थे और वहां पर अपने ब्रिटिश रेजिडेंट भी इन्होंने स्थापित कर दिए थे अंग्रेजों ने, ये यहां तक कार्रवाई कर चुके थे। हालांकि 1858 में जब ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश कंपनी से राज अपने हाथ में लिया, तब 1858 में ब्रिटिश महारानी ने घोषणा में कहा कि बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भविष्य में ब्रिटिश सरकार भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य में नहीं मिलाएगी, क्योंकि इनको पता चल गया था कि 1858 की जो क्रांति हुई वो क्यों हुई। इन्हीं राज्यों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की वजह से ही तो ये क्रांति हुई। और ब्रिटिश सरकार की जो महारानी थी, ब्रिटिश ताज जो था, उसने साफ स्पष्ट रूप से 58 में ये घोषणा कर दी कि आज के बाद ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय राज्य को या भारतीय राज्यों को अपने अंदर नहीं मिलाएगी, तथा देशी राज्यों और नवाबों के साथ जो समझौते हुए उनका आदर सम्मान करेगी तथा उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। यानी कि अपनी सारी बात इसमें कह दी, टोटल बात उसने कह दी कि जो पुराने हमारे आपस में रिलेशंस हैं उनका आदर सम्मान करेगी। जो समझौते राज्यों के साथ हुई थी उनका तो आदर सम्मान ब्रिटिश सरकार करेगी, इन राज्यों को अपने अंदर भी नहीं मिलाएगी। अगर कोई दूसरा राज्य आप पे अटैक करता है तो आपके इन अधिकारों की और आपकी ब्रिटिश सरकार सुरक्षा भी करेगी। यानी कि सब कुछ करने का दायित्व हमारा, इट मीन्स आप हमारे अंडर में हैं। तो एक तरह से ये इनके सामंत हो गए और सामंतवादी व्यवस्था के तहत हमारे शासक भी बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें जब इन्होंने इतनी बात सुनकर इनको समर्थन देना प्रारंभ कर दिया, इनके फेवर में हो गए, तो सरकार ने इनको पदवियां देनी शुरू कर दी, सम्मान देने शुरू कर दिए, मेडल्स देने शुरू कर दिए, ये सारे काम शुरू कर दिए। अब इस प्रकार
ब्रिटिश सरकार ने विलय की नीति को त्याग दिया। अब उसने इन राज्यों को विलय करने की बजाय अब देशी राज्यों के प्रति एक नई नीति अपनाई गई। इस नवीन नीति की विशेषता यह थी कि अब राजनीतिक सिद्धांत प्रारंभ हुए। अब राजनीतिक सिद्धांत प्रारंभ हुए। अभी तो केवल उनकी जो इच्छा थी उस ढंग से काम कर रहे थे, अब सिद्धांत बना दिए गए। और इस नीति के तहत, और जिनमें इन सिद्धांतों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि इनमें पुरानी संधियों और संबंधों का समावेश नहीं था। यानी कि देशी राज्यों के आंतरिक प्रशासन पर अगर हम बात करें तो देशी राज्यों के आंतरिक प्रशासन पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया। यानी कि उनके इंटरनल जो सिस्टम था उन पर भी इनका अधिकार हो गया। अब किसी भी राज्य में हम कह सकते हैं, आप अगर हकीकत में देखे जाए तो देशी राज्यों के आंतरिक प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो गया। अब अगर किसी राज्य के शासक की मृत्यु हो जाए तो उसका उत्तराधिकारी ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता था। गवर्नमेंट ही बताती थी कि ये इसका उत्तराधिकारी है। अब पहले की तरह सिस्टम नहीं था कि जो पावरफुल आदमी था वो गद्दी पे बैठ जाएगा। लेकिन 58 से ये मान के चलिए कि अगले 60 सालों तक चले इन समझौतों में बहुत प्रेम प्यार बना रहा। परंतु 1905 के बंगाल विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1905 के बंगाल विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक बार फिर अपनी नीति में परिवर्तन किया। और ये जो नीति लागू की गई इसका नाम था अधीनस्थ
सहयोग की नीति। और ब्रिटिश सरकार ने इस अधीनस्थ सहयोग की नीति जो 1906 में एक बार फिर ब्रिटिश या देशी राज्यों के साथ परिवर्तन में लाई गई, अमल में लाई गई, इसके तहत इन्होंने कैसे काम किया, अब हम इस पर डिस्कस करेंगे।